हेलो गाइस, कैसे हो? देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बात करी थी वो सेल के कंपोजिशन की बात कर रही थी, स्ट्रक्चर कंपोजिशन की बात कर रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेल वॉल जो टॉपिक था उसके बारे में बात करी थी। आज बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो होती है, इसकी जो खोज की वो सबसे पहले की ओवरटन नामक साइंटिस्ट ने। उसके बाद रॉबर्टसन जो साइंटिस्ट थे, उन रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने इस सेल मेम्ब्रेन को बोला यूनिट मेम्ब्रेन, यानी इकाई बोला। रॉबर्टसन के बाद नागेली एक साइंटिस्ट आए। नागेली ने इसी सेल मेम्ब्रेन जो थी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोला। ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जेक्यू ब्लोवर। जेक्यू ब्लोवर ने इसे प्लाज्मा लेमा कहा। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो जंतु कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण होता है। उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन वसा तथा प्रोटीन से बनी हुई विशिष्ट प्रकार की चयनात्मक पारगम में झिल्ली होती है और ये जीवित आवरण होता है, यानी कोशिका का जीवित आवरण होता है। कोशिका भित्ति जो होता है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन सुमेरिक जो जमाव होता है उस वजह से मृत कोशिका हो जाती है। कोर कोशिका जो होती है कोशिका भित्ति के बाद तो कोशिका भित्ति मृत आवरण होता है और ये कोशिका झिल्ली जो होता है कौन सा आवरण होता है? जीवित आवरण होता है। इसके बाद इसकी संरचना के बारे में अनेक मत प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 3 मत बहुत ज्यादा सर्वमान्य हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इसकी संरचना को समझाने के लिए 3 सिद्धांत हमारे पास दिए गए। इसमें से पहला सिद्धांत जो आता है, पहला जो मॉडल आता है वो आता है सैंडविच मॉडल, जिसे लैमिनर मॉडल भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है इकाई कला मॉडल और तीसरा हमारे पास आता है तरल मोज़ेक मॉडल। चलिए पहले बात करते हैं सैंडविच मॉडल के बारे में। देखो सैंडविच जो मॉडल होता है इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार सैंडविच जो होता है, यानी सैंडविच का निर्माण जो होता है दो ब्रेड के बीच में स्टफिंग जो आलू की होती है, यानी बीच में आलू का मसाला ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेड होता है, उसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी संरचना होती है कि ऊपर नीचे प्रोटीन का आवरण होता है, बीच में फॉस्फोलिपिड यानी वसा प्रेजेंट होती है और इसी को सैंडविच मॉडल बोला गया। सैंडविच मॉडल का जो प्रतिपादक जो थे वो है डेनियली और डेविसन। तो डेनियली और डेविसन जो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने सैंडविच मॉडल का प्रतिपादन किया और इस मॉडल के अनुसार होता क्या है कि जैसे डायग्राम से देखते हैं तो इस प्रकार की संरचना हम लोगों को दिखाई देती है कि दोनों तरफ प्रोटीन के अणु होते हैं और बीच में फॉस्फोलिपिड जो होती है उसकी बाइमोलिक्यूलर यानी द्विअणु संरचना पाई जाती है। फॉस्फोलिपिड जो होता है उसकी द्विअणु संरचना पाई जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो ये मध्य में जो द्विअणु जो संरचना है वो किसकी संरचना है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का मतलब होता है संयुक्त प्रकार की जो वसा होती है, तो इसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। जो द्विअणु संरचना के रूप में होता है बाई मोलेक्यूलर स्ट्रक्चर जो होती है फॉस्फोलिपिड की वो ये होती है और ये दोनों प्रोटीन लेयर होती है। प्रोटीन लेयर, इसकी जो मोटाई होती है वो 20 से 25 एंगस्ट्रॉम होती है और फॉस्फोलिपिड जो परत होती है उसकी मोटाई जो होती है वो 30 से 35 एंगस्ट्रॉम होती है। टोटल अगर निकालते हैं तो 17 to 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और इधर बात करते हैं प्रोटीन की तो इसकी मोटाई भी वही 20 से 25 एंगस्ट्रॉम होती है। तो देखो सैंडविच मॉडल दोनों तरफ प्रोटीन और बीच में फॉस्फोलिपिड की
परत होती है, त्रिस्तरीय जो परत होती है वो सैंडविच मॉडल के बेसिस पर बताया गया। तो किसने बताया? डेनियली और डेविसन ने। इकाई कला जो मॉडल था, इकाई कला मॉडल का जो प्रतिपादक थे वो थे हमारे पास रॉबर्टसन जो थे, इन्होंने डेनियली डेविसन का जो सैंडविच मॉडल था उसका समर्थन किया और इन्होंने सारी चीजें वही बताई कि ऐसा ही होता है, त्रिस्तरीय परत होती है, बीच में फास्फोलिपिड की परत होती है, दोनों तरफ प्रोटीन परत होती है। लेकिन उन्होंने एक बात ये बोली कि जितने भी कोशिकाओं होते हैं, जितने भी कोशिकाओं की जो झिल्लियां जो होती हैं, उन सभी कोशिकाओं की जो झिल्लियां जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं पाया जाता। यानी वो जैसे जिस प्रकार से कोशिका झिल्ली जो होती है वो त्रिस्तरीय होती है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की, उसी प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया, मेरिस्टेम, जितने भी झिल्ली जो कोशिकाएं होती हैं उनकी झिल्लियां भी कैसी होती है? कोशिका झिल्ली के जैसे, वो भी त्रिस्तरीय परत के रूप में ही पाई जाती हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि इकाई रूप में वस्तु से इन्होंने क्या बोला? इकाई कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोला गया। और इसमें भी वही बायोमोलिकुलर जो होती है वो प्रोसेस होती है, बायोमोलिकुलर फास्फोलिपिड की परत पाई जाती है और ऊपर और नीचे प्रोटीन की कोटिंग या लेयरिंग होती है। देखो ये तो वही द्विस्तरीय फास्फोलिपिड की परत, द्विस्तरीय फास्फोलिपिड जो होता है उसकी परत होती है और ऊपर और नीचे प्रोटीन होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इसकी जो मोटाई होती है प्रोटीन की वो 20 एंगस्ट्रॉम, दोनों प्रोटीन की मोटाई जो होती है वो कितने एंगस्ट्रॉम होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। और मध्य में जो फास्फोलिपिड की जो परत होती है उसकी मोटाई जो होती है वो होती है 30 एंगस्ट्रॉम। ये रॉबर्टसन ने बताया। अब एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये जो फास्फोलिपिड की जो परत होती है, इस फास्फोलिपिड की परत का जो ऊपरी भाग जो होता है, शीर्ष भाग जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी जल स्नेही। यानी जल स्नेही का मतलब होगा कि ये जो भाग होता है वो जल से स्नेह करता है, जल से क्रिया कर सकता है। जो नीचे टैग वाला जो भाग होता है वो होता है हाइड्रोफोलिक, यानी ये जल विरोधी भाग होता है, ये जल से विरोध करता है, तो ये जल विरोधी भाग होता है। तो परिधि की यानी केंद्र की तरफ जो भाग होता है वो जल विरोधी होता है, परिधि के अंदर जो भाग होता है वो जल स्नेही होता है, या शीर्ष भाग होता है फास्फोलिपिड का वो जल स्नेही या हाइड्रोफिलिक होता है, और जो केंद्रीय भाग होता है, नीचे वाला जो भाग होता है जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें वही बात होगी, ऊपरी भाग जो होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा और नीचे वाला जो भाग होगा वो हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरोधी होता है, ये वाला भाग जो होता है जल स्नेही होता है। तो हमने सैंडविच मॉडल के बारे में बात करी, इकाई कला मॉडल के बारे में बात करी। अब बात करते हैं तरल मोज़ेक मॉडल। तीसरा जो मॉडल आता है हमारे पास तरल मोज़ेक मॉडल आता है। और तरल मोज़ेक मॉडल की हम लोग अगर बात करते हैं तो तरल मोज़ेक मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। जितने भी हमने मॉडल पढ़े उनमें सबसे सर्वमान्य जो मॉडल है वो तरल मोज़ेक मॉडल है, जिसका प्रतिपादन सिंगर व निकोलसन ने किया। अब सिंगर और निकोलसन जो थे दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन्होंने ये बताया कि जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो त्रिस्तरीय रूप में होती है और बीच में मध्य में फास्फोलिपिड जो संयुक्त वसा के रूप में होता है। तो वो वसा जो होती है अगर उससे कोई पदार्थ फास्फोर जुड़ गया तो वो फास्फोलिपिड हो गया। एक प्रकार से उस प्रकार की वसा होती है संयुक्त प्रकार की वसा, इसके बारे में बात करेंगे आगे ये चैप्टर आएगा उसमें। तो संयुक्त प्रकार की वसा फास्फोलिपिड पाई जाती है, ऊपर नीचे प्रोटीन की परत पाई जाती है, त्रिस्तरीय परत के रूप में होती है। और इन्होंने ये बोला कि वो तरल फॉर्म में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो फास्फोलिपिड की जो परत होती है उसमें जो प्रोटीन होती है वो तरल रूप से उपस्थित होती है। दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। तो इस तरीके का वो मॉडल होता है और इसमें ये वाली जो प्रोटीन होती है, ये वाली प्रोटीन होती है बाह्य प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन, और ये जो होती है ये होती है आंतरिक प्रोटीन। और ये जो परत होती है ये दोनों वही द्विस्तरीय फास्फोलिपिड की परत होती है। तो ये द्विस्तरीय फास्फोलिपिड की परत होती है जिन पर प्रोटीन जो होती है दो प्रकार की पाई जाती है, बाह्य प्रोटीन बाहर की तरफ, आंतरिक प्रोटीन भीतर की ओर धस्सी रूप में पाई जाती है। और इनका प्रतिपादन किसी के सिंगर और निकोलसन ने। तो इस आधार पर हम लोगों को ये पता लगा
कि जो हमारी जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो त्रिस्तरीय परत होती है, प्रोटीन फास्फोलिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना के रूप में होती है। तो ये हम लोगों को संरचना के आधार पर 3 मॉडल थे, उनके बारे में हम लोगों ने बात करी। अब इससे रिलेटेड एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो रूपांतरित होकर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाती है, 4 प्रकार की संरचनाएं बनाती है, जिनके बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है हमारे पास वो आती है सूक्ष्मांकुर, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोविल। देखो सूक्ष्मांकुर माइक्रोविल का मतलब क्या होता है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो भीतर की तरफ अंतर्वलित होकर उंगलीनुमा उभार जैसी संरचनाएं बनाती है, जिन्हें सूक्ष्मांकुर कहा जाता है, जो अवशोषणकारी सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। सूक्ष्मांकुर के बाद हमारे पास जो आती है वो अगली आती है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार की तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती है, धातुनुमा संरचनाएं जो होती हैं ये कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। डेस्मोसोम के बाद हमारे पास तीसरी चीज आती है इंटर डिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन क्या होता है, होता क्या है, दो जो समीपस्थ कोशिकाएं होती हैं उनको आपस में संपर्कित करने के लिए विशेष प्रकार की उभारनुमा संरचनाएं बनती हैं, जो दोनों कोशिकाओं को आपस में अटैक करने के लिए अट्रैक्ट करने का या संपर्क करने का, चिपकाने का कार्य करते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। और एक चीज और होती है चौथे नंबर की संरचना, जिसे बोलते हैं मीजोसोम। ये मीजोसोम जो संरचना होती है, बैक्टीरिया जो होता है, मैंने आप लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल में बात करी थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह श्वसन के लिए वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम नामक संरचना पाई जाती है। तो वो किसका रूपांतर होगी, कोशिका झिल्ली का। तो कोशिका झिल्ली ही अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर एक जलेबी जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे मीजोसोम कहा जाता है। जो बैक्टीरिया या जीवाणु कोशिका जो होती है उसमें श्वसन का कार्य करती है। तो ये हम लोगों ने कुछ रूपांतरण थे उनके बारे में बात करें। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली जो होती है उसके कार्यों की बात करें तो पहला कार्य इसके सामने यही आता है कि कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने का कार्य करती है। चयनात्मक कार्यों में झिल्ली होती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन में सहायक होती है, और उसके साथ साथ ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। सहायता करने के लिए एक चीज और आपके सामने आती है, यूजुअली क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जो परिवहन जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला जो परिवहन होता है वो होता है निष्क्रिय परिवहन, और एक होता है सक्रिय परिवहन। देखो निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन का मतलब ऐसा परिवहन जिसमें पदार्थ के अणु यानी जो पदार्थ कोई भी पदार्थ है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। जब कोई पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, यानी निष्क्रिय प्रकार के परिवहन में कोई ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आराम से बिना किसी ऊर्जा के वो पदार्थ जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन सक्रिय प्रकार का जो परिवहन जो होता है उसमें होता क्या है कि पदार्थ अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाते हैं, अधिक से ज्यादा निष्क्रिय, कम से ज्यादा सक्रिय, और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो निष्क्रिय प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, सक्रिय प्रकार के परिवर्तन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर इसको ऐसे समझ में नहीं आए तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपके घर में ऊपर टंकी रखी होती है छत पे, बहुत सारा पानी है, आपको अपनी बाल्टी में नीचे लेके आना है, आपने एक पाइप से खींचा और वो पानी बिना किसी ऊर्जा के आराम से आपकी बाल्टी भर देता है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ला रहा है बिना कोई एनर्जी के, तो कौन सा परिवहन हो, निष्क्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन की बात करते हैं, आपकी मोटर का पाइप बहुत छोटा है, आपको मोटर की पाइप से पानी जो है वो कहां चढ़ाना है, ऊपर चढ़ाना है टंकी में, तो आपको मोटर चलानी पड़ेगी, इसका मतलब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो वहां सांद्रता टंकी में ज्यादा पानी, बाल्टी में कम, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, यहाँ पर कम सांद्रता, पाइप से तो बहुत कम ही पानी जाएगा, टंकी भर कितनी बड़ी, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, वो क्या होगा, सक्रिय परिवहन। यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मोटर चलानी पड़ेगी, तो सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो इन दोनों यानी पदार्थों का जो कोशिका के पास पदार्थ रहेंगे उनका परिवहन कोशिका झिल्ली की तरह है, चयनात्मक कार्य में झिल्ली है, चयन करेगी कि जो कोशिका के आवश्यक पदार्थ है उनको चयन करके अंदर भेजेगी, जो नहीं है उनको वो बाहर निष्कासित कर देगी। तो ये सारी बातें थी। अब इससे रिलेटेड एक चीज और आती है, अगर कोशिका के अंदर पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, कोशिका के अंदर आवश्यक पदार्थ प्रवेश
एक तो होगी पिनेकोसाइटोसिस और एक होती है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस देखो, पिनेकोसाइटोसिस का मतलब ये होता है अगर द्रव वाले पदार्थों को कोशिका ग्रहण कर रही है, द्रवित पदार्थों को कोशिका ग्रहण कर रही है तो वो पिनेकोसाइट, और अगर ठोस पदार्थों को कोशिका ग्रहण करती है ठोस पदार्थों को तो वो होता है फेगोसाइटोसिस। पीने वाले पदार्थ लिक्विड होते हैं, इस वजह से पीने वाले पदार्थ लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पदार्थ को ग्रहण किया जाएगा तो पिनेकोसाइटोसिस, और सॉलिड या ठोस अवस्था में ग्रहण किया जाता है तो वो फेगोसाइटोसिस होती है। आप लोगों को ये भी चीज समझ में आ गई। अगर कोशिका से कुछ उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाला जा रहा है तो उस क्रिया को बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, यानी बाह्य कोशिका लय। तो इस प्रकार से आपकी कोशिका झिल्ली का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो कोशिका झिल्ली को आप पढ़िए, जहां समझ में आए मुझसे कमेंट करिए, मैसेज करिए पर्सनल, और आप लोग